गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 6 चल रहा है आपका दहन एवं ज्वाला। दहन एवं ज्वाला में पार्ट्स फोर्थ में हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे कि ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पादों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले की वीडियो हमने पढ़ा अग्निशामक यंत्र की कार्यप्रणाली क्या है और पेट्रोल में लगी आग को जल के उपयोग से क्यों नहीं बुझाया जा सकता है और जलते हुए पदार्थों पर जल डालने से आग क्यों बुझ जाती है। तो कुछ ऐसे प्रश्नों का हमने क्या आंसर जाने थे। अग्निशामक यंत्र की प्रणाली क्या है व उसका उपयोग क्या है। अब है आज का टॉपिक है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पादों से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब किसी ईंधन का अपन दहन करता है तो उससे जो उत्पाद निकलते हैं वायुमंडल में वह पर्यावरण को किस प्रकार से हानिकारक पहुंचाते हैं। तो पहला यही है कि लकड़ी कोयले पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन के कण क्या छोड़ते हैं। मतलब लकड़ी कोयले पेट्रोल जैसे जो कार्बन में क्या होता है कार्बन होता है। अब ये कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन के कण क्या छोड़ते हैं और ये सूक्ष्म कण इतने खतरनाक होते हैं कि ये दमा जैसे सांस रोग क्या शरीर में उत्पन्न कर देते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन होने पर मतलब जब ईंधन ये होंगे इन ईंधनों का जब अपूर्ण दहन होगा तो वायुमंडल में क्या CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वह अत्यंत क्या होती है विषैली गैस होती है। इसी प्रकार यदि हम बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर या कोयला जलाकर उसका दहन करके सो जाए तो कोयले के दहन से क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि कमरे में क्या चारों तरफ फैल जाती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए हमें कभी भी कोयला व सिगड़ी जलाकर नहीं सोना चाहिए। सर्दियों में लोग क्या है कोयला सिगड़ी जलाकर सो जाते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। उसका यही कारण है कि उसके दहन से कोयले के दहन से जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि पर्यावरण के लिए क्या होती है हानिकारक होती है। अब अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में CO2 गैस निकलती है। जो अधिकांश ईंधनों के दहन से वायुमंडल में क्या CO2 गैस निकलती है। अब वायुमंडल में CO2 गैस अधिक मात्रा में बनती है। वायुमंडल में CO2 गैस अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। विश्व उष्णन क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। मतलब वायुमंडल में CO2 की अधिकता के कारण क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग बनती है। वायुमंडल में CO2 की अधिकता का मुख्य कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जब वायुमंडल में CO2 की अधिकता होगी तो ग्लोबल वार्मिंग क्या उसके लिए जिम्मेदार होगा। चौथा है कोयले और डीजल के दहन से कोयले और डीजल के दहन से कोयला व डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयला व डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कोयला व डीजल के दहन से क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोंटू गैस होती है। ये अत्यंत क्या होती है दमघोंटू गैस होती है। तो कोयले व डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या निकलती है जो अत्यंत दम घोंटने वाली गैस होती है और संक्षारक गैस होती है और एक ऐसी गैस होती है संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन
नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोल व इंजन नाइट्रोजन के पेट्रोल व इंजन के नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वर्षा जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल बनाते हैं जैसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो कि फसलों भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। ठीक, बहुत हानिकारक क्या होती है? तो इसमें यह है कि कोयले व डीजल के दहन से क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कोयले व डीजल के दहन से क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है SO2 गैस होती है। अब यह अत्यंत सल्फर जो गैस होती है वो अत्यंत दम घोंटू गैस होती है और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल व इंजन के नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड क्या छोड़ते हैं? जो स्वचालित वाहन होते हैं उन वाहनों से निकला हुआ धुआं है वह उससे क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के वायुमंडल में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। सल्फर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। सल्फर और वायुमंडल के ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन स्वचालित वाहनों से क्या निकला? स्वचालित वाहनों से सल्फर और नाइट्रोजन क्या गैस निकलती है जो कि वायुमंडल में ये क्या ऑक्सीजन से क्या करती है? क्रिया करती है और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। अब जब ये गैस ऑक्साइड जो गैस है वायुमंडल में क्या चली जाती है, जब वायुमंडल में ये गैस चली जाती है चली जाती है तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वायुमंडल में जल वाष्प से क्या करता है? क्रिया करता है। तो क्या बना लेगा? अम्ल बना लेता है। H2SO3 होता है, सल्फ्यूरस अम्ल बना लेता है। क्या बना लिया? सल्फ्यूरस अम्ल बना लिया। इसी प्रकार NO2 ने क्या जल वाष्प से क्रिया करी, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड जल वाष्प से क्रिया करते हैं तो HNO3 क्या बना लेता है? अम्ल बना लेता है। अब जब कभी भी बरसात होती है तो ये अम्ल क्या पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक, जो कि फसलों भवनों व मृदा के लिए क्या है? हानिकारक होता है। जो अम्लीय वर्षा होगी वह फसलों के लिए, भवनों के लिए, मृदा के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। इस प्रकार से ईंधन के दहन से क्या वायुमंडल में क्या प्रदूषित होता है? गैस जो निकलती है उससे वायुमंडल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। तो ईंधन के दहन से क्या वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ते हैं? ईंधन के दहन से वायुमंडल में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। जो 4-5 प्रभाव है वो आपको बताए। अब है प्रश्न है आपका अगला, हरी पत्तियों के ढेर को। प्रश्न 8 में हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है। वो कह रहा हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है
कठिन होता है, परंतु परंतु सूखी पत्तियों में परंतु सूखी पत्तियों में परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। मतलब हरी पत्तियों के ढेर को जलाना क्या अत्यंत कठिन होता है, लेकिन सूखी पत्तियाँ आसानी से जल जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हरी पत्तियों में क्या होती है? नमी होती है। हरी पत्तियों में नमी होती है। हरी पत्तियों में नमी होती है, ठीक, नमी होती है, जिससे उसका ताप नीचे हो जाता है, जिससे उनका ताप कम हो जाता है, जिससे उनका ताप नीचे हो जाता है, जिससे उनका ताप का नीचे हो जाता है, नीचे का मतलब कम हो जाता है, और उनका जलन ताप कम होता है, जिससे हरी पत्तियों को जलाना कठिन होता है। क्योंकि हरी पत्तियों में क्या होती है? नमी होती है, जिससे उनका ताप क्या कम हो जाता है, नीचे हो जाता है, और जलन ताप क्या होता है? कम होता है। इसलिए उनको जलाना क्या कठिन होता है। सूखी पत्तियों का जलन ताप कम होता है, ठीक। सूखी पत्तियों का जलन ताप अधिक होता है। सूखी पत्तियों का जलन ताप क्या होता है? अधिक होता है। नमी वाली पत्तियों का जलन ताप कम होता है, इसलिए आसानी से जल नहीं पाती है। जबकि सूखी पत्तियों का जलन ताप क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए सूखी पत्तियों में आसानी से क्या लग जाती है? आग लग जाती है, ठीक। मतलब हरी पत्तियों में क्या होती है? नमी होती है, जिसका ताप इनका ताप के नीचे हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। अब उनका ताप कम हो जाता है, जलन ताप भी क्या होगा? कम होता है, जिससे हरी पत्तियों को जलाना कठिन होता है। लेकिन सूखी पत्तियों में जलन ताप अधिक होता है, वो आसानी से जल जाती है। प्रश्न है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कह सकते हैं अपन? प्रश्न है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? क्या जंग लगने के प्रक्रम को अपन दहन कह सकते हैं? जंग लगने के प्रक्रम को दहन कह सकते हैं, ठीक। क्योंकि दहन अत्यंत एक कार्बनिक पदार्थों को होता है, ठीक। क्योंकि जंग लगने के प्रक्रम को दहन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दहन के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों के जलने से ऊष्मा प्राप्त होती है। क्योंकि दहन के जलने से कार्बनिक पदार्थों को जलने से क्या ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि लोहे पर जंग लगने पर कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। तो दहन के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों के जलने से ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि लोहे पर जंग लगने पर कोई ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है, ठीक। तो जंग लगने के प्रक्रम को क्या है? दहन नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि उससे क्या ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है। अब है आपका टॉपिक है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है। कागज स्वयं क्या सरलता से आग पकड़ लेता है, लेकिन एल्युमिनियम का जो पाइप होता है, पाइप चारों ओर से लपटा हुआ कागज तुरंत आग नहीं पकड़ता है।
अगला प्रश्न है, कागज कागज स्वयं आग पकड़ लेता है। कागज स्वयं आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम के पाइप पर एल्युमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज आग नहीं पकड़ता है। कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। कारण क्या है? एल्युमिनियम जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। एल्युमिनियम जो होता है वह ऊष्मा का सुचालक होता है। एल्युमिनियम के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि ऊष्मा एल्युमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है। एल्युमिनियम क्या ऊष्मा सुचालक होता है, और एल्युमिनियम के चारों ओर लपेटा गया कागज एल्युमिनियम के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि ऊष्मा एल्युमिनियम में क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा एल्युमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है। एल्युमिनियम में क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। और कागज का जलन ताप तक नहीं, और कागज के जलन ताप तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए कागज क्या स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम के चारों ओर लपेटा गया कागज क्या आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि यही कारण है कि एल्युमिनियम ऊष्मा का सुचालक होता है। अब एल्युमिनियम के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा क्या आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि जो ऊष्मा होती है वह एल्युमिनियम में क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। जो भी ऊष्मा हुई वह एल्युमिनियम में स्थानांतरित हो जाएगी, तो कागज का जलन ताप तक वह नहीं पहुंच पाती है। वह ऊष्मा क्या कागज के ताप तक नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार क्या है? कागज स्वयं आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम के पाइप के चारों ओर बांधा गया कागज का टुकड़ा क्या आग नहीं पकड़ता है। अब जलते हुए पदार्थों पर आग लगाने से क्या फायदा है? अब यह प्रश्न आपका है, सोने व चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार किस क्षेत्र का ज्वाला का उपयोग करते हैं? प्रश्न है, सोने व चांदी के जो स्वर्णकार होते हैं वे ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? सोने व चांदी को पिघलाने के लिए सोनार या स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? प्रश्न यही है कि सोने व चांदी के जो आभूषण हैं उनको सोने व चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? सोने व चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार धातु की फूकनी जो होती है से ज्वाला के बाह्य भाग को उस पर फूंकते हैं। मतलब धातु की फूकनी की सहायता से ज्वाला के बाह्य भाग पर उसको फूकनी से फूंकते हैं, बाह्य भाग को फूंकते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। यह ज्वाला का सबसे अधिक
गर्म क्षेत्र होता है, यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्र होता है। ठीक, मतलब सोने व चांदी के जो स्वर्णकार होते हैं वह बाह्य भाग पर उस पर फूंकने की धातु की बनी फूंकनी से ज्वाला, धातु की फूंकनी से ज्वाला के बाह्य भाग पर को उस पर फूंकते हैं, क्योंकि उसका जो बाह्य क्षेत्र होता है सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला के कुछ प्रश्नों के आंसर जाने। तो कुछ प्रश्नों के आंसर में आपका है कि ईंधन के दहन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, हानिकारक ईंधन के दहन से जो हानिकारक उत्पाद हैं उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हरी पत्तियों के ढेरों को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसने लग जाती है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कह सकते हैं। कागज़ स्वयं आग पकड़ लेता है लेकिन एल्युमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेट गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। सोने व चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार की ज्वाला के कुछ क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कुछ प्रश्नों के आंसर जाने। उन प्रश्नों के आंसरों को आपको क्या याद करना है, लिखना है। ठीक, इस प्रकार से आज पार्ट नंबर 6 समाप्त है। 4 पार्ट्स में ये पार्ट समाप्त है और इसके हमने अधिक से अधिक प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है। एक्स्ट्रा जो हैं अतिरिक्त जो प्रश्न हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। इस पार्ट की वीडियो आपको क्या भेज दी जाएगी। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।